भूगोल चैप्टर नंबर 2 नाम था विश्व जनसंख्या वितरण वृद्धि और घनत्व, ये टॉपिक था। और इस टॉपिक में हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि जनसंख्या क्या है, याद हो गया? जनसंख्या कहते किसे हैं, जनसंख्या के वितरण के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, और जनसंख्या के घनत्व के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें हम लोगों ने महादेश के बारे में भी चर्चा किया, और घनत्व और जनसंख्या को आधार मानकर देश के बारे में भी चर्चा किया था। हम लोगों ने जाना था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत, सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश बांग्लादेश, और सबसे छोटा नहीं मंगोलिया, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 2 व्यक्ति रहते। गलत कि सही? अब पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि। आज का जो पहला प्रश्न है उसका नाम क्या है? जनसंख्या वृद्धि। अच्छा, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि मतलब क्या होता है? और हम सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या, और जनगणना का मतलब होता है लोगों की गिनती करना। जनगणना का मतलब क्या होता है? लोगों की गणना करना, या लोगों की क्या करना? गिनती करना। और शायद हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है जनगणना 10 वर्षों पर होती है। हम इंडिया को आधार मानकर करें तो जनगणना, और भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन वह अपूर्ण थी। क्या थी? अपूर्ण थी। इस पेज पर वही लिखेगा जो मॉर्निंग 5 से 6 में आना चाहता है। अगला वाला पेज जो 4 से 5 शाम में आना चाहते हैं, ठीक है, उनका एक अलग पेज बनेगा ताकि कंफ्यूजन भविष्य में ना हो। अपना नाम, पिताजी का नाम अच्छा रहेगा लिखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। गलत है कि सही है? सही बात है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो जनगणना 10 वर्षों पर होता है। मान लो कि जनगणना हुई 1881 में पहली बार इंडिया में। 1881 के बाद हुआ होगा 1891 ईस्वी में। गलत कि सही? तो प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? आंसर मिल गया। 2 समय अंतराल में, 2 समय जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? याद रहेगा? जैसे जनगणना 1881 में हुई, 1891 में भी हुई। तो जितना 1881 में था, क्या 1891 में भी उतना ही रहा होगा कि बढ़ गया होगा? कि नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा होगा। तो 2 समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? 2 समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले वृद्धि को हम, लेकिन एक बात पता है, ये जनसंख्या में जो वृद्धि है, जनसंख्या में जो परिवर्तन 2 रूप में होता है। एक धनात्मक वृद्धि। कैसा वृद्धि? और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धि की जगह परिवर्तन शब्द का प्रयोग करें हम लोग। धनात्मक परिवर्तन, दूसरा ऋणात्मक परिवर्तन।
तो प्रश्न है, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है कितने रूपों में होती है? एक धनात्मक, दूसरा क्या है? अब कहोगे जनसंख्या के धनात्मक परिवर्तन से आप, तो दो समय अंतराल में जनसंख्या में जो वृद्धि हो जाता है, अग्रसर जो वृद्धि होगा उसे क्या कहेंगे? धनात्मक परिवर्तन। जैसे मान लो 1881 में जनगणना मान लो 36 करोड़ थी, कितना थी? और 1891 में जनगणना हुई, अगर यहां मान लो 38 करोड़ हो गया, क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना? कितना करोड़ बढ़ गया? लेकिन यहां मान लो ऋणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं, तो 1911 ईस्वी में जनगणना हुई होगी और 1921 ईस्वी में भी जनगणना हुई होगी, मान लो। उससे अच्छा उदाहरण ये होगा आपका, जैसे 1881 में हमने कितना कहा? 36 करोड़, और 91 में 38 करोड़ था। लेकिन 91 में कितना हुआ? 38 करोड़। गलत कि सही? मतलब बढ़ कितना गया? 2 करोड़। और 10 साल के बाद जनगणना होगी तो 1901 में हुआ होगा 1901 में। और 1901 में मात्र 39.5 करोड़ हो, माने कितना बढ़ा? 1.5 करोड़। तो पहले के तुलना में बढ़ा तो जरूर, लेकिन बढ़ने का प्रतिशत दर क्या था? कथी नहीं बढ़ा, लेकिन उस दर से नहीं बढ़ा जितना दर से पहले बढ़ा था। इसको ऋणात्मक वृद्धि तो कहेंगे, लेकिन ऋणात्मक कहेंगे। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चलती, कोई घाटा नहीं होता है, लेकिन पर था जितना मुनाफा कमाया, इस वर्ष उसके तुलना में थोड़ा सा कम मुनाफा हुआ, तो लिखाएगा घाटे हमर हुआ। पिछले वर्ष दशक में जिस दर से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, उससे कम दर से अगर परिवर्तन हो तो उसे क्या कहोगे? ऋणात्मक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत? बोलो। धनात्मक मतलब लगातार बढ़ ही रहा है, और ऋणात्मक मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रहा है। जहां 2 हुआ तो यहां कम से कम 2.1 बढ़ना चाहिए, लेकिन 2 से भी क्या हो गया? घट गया। तो इसे क्या कहोगे? ऋणात्मक परिवर्तन। ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरे सामने ये आएगा, कि बार बार आता है प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहो तब, चाहे तत्व कहो तब, कोई अंतर नहीं है। कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक मतलब तत्व कौन कौन है, ये प्रश्न बार बार आता है। हम यहाँ 4 को प्रश्न इसमें से बना सकते हैं, 2-2 अंक का, 3 का, 1 5 अंक का। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, तो जितना उछल कूद करते हैं उतना कुछ होता नहीं है। कल 6 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है? हाँ, अभी तो यही रिकॉर्ड है, लेकिन जो सबसे अधिक होशियार था उसको भी कॉल अभी आया नहीं है। उसमें 3 पर चांस था कि जाएगा, तो वो तो गया। लेकिन और जैसे आदर्श को में अजय है, हिमांशु है, एक और है शिवम है, सोनू है, ये सब हम लिस्टिंग करके रखे थे, ये सबको भी आया। लेकिन आज और कल 2 दिन और बारी है। 3-4 लड़कियां हैं, 3 शायद, और 3 लड़के जा रहे हैं। चलो, जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करते हैं। घटक माने तत्व। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। पहला क्या है? जन्म दर। क्या है? जन्म दर। दूसरा क्या है? मृत्यु दर। और तीसरा क्या है? प्रवास। 2 नंबर का प्रश्न होगा कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक को लिखें, तब लिखो कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जन्म दर, दूसरा
मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। फिर तुरंत क्या प्रश्न कर देगा कि जन्म दर क्या है? नहीं, तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को, तुम्हारे गांव की आबादी मान लो 1000 है, वो गांव में एक साल में कितना बच्चा जन्म लिया? आसान शब्दों में कहा जाए तो कि प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहोगे? क्या कहोगे? भारी है कि आसान है? आसान है ना? इसका परिभाषा हमने कर दिया। फिर प्रश्नों का मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर का मतलब तो मरने का दर। तो 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जितना बच्चा पैदा लिया, अपने पहले जन्मदिन के पहले कितना बच्चा जीवित रह गया या मर कितना गया? जितना बच्चा जन्म लेता है क्या सब जिंदे रह जाता है? नहीं, बहुत ऐसे बच्चे साल भर के अंदर मर जाते हैं। जहां मेडिकल फैसिलिटी है वहां कम मरते हैं, लेकिन जहां मेडिकल फैसिलिटी कम है वहां ज्यादा मरते हैं। और जहां है ही नहीं वहां तो मैक्सिमम मर जाता है, जैसे अफ्रीका के देशों में। अफ्रीका ऐसा महादेश जहां जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी। लेकिन पीछे रीजन क्या है कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मृत्यु दर क्या है? तो 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले वर्षगांठ के पहले ही अगर मर जाता है बच्चा, सालों भर अपन जीवन को पूरा उसे मर गया, उसे क्या कहोगे? मृत्यु दर कहेंगे। क्या कहेंगे? और तीसरा क्या है? प्रवास। आप में से मैक्सिमम बच्चे की अभी वही पोजीशन में है, किसी कारण से आप अभी शिक्षा प्राप्त करने आए। कुछ लोग रोजगार की तलाश में, कुछ लोग बेहतर जीवन की तलाश में। नहीं, महिलाएं लड़कियां विवाह के कारण अपने जन्म स्थान को छोड़कर, हमने बोला हमारी बात को ध्यान देना है, लिखने वाला अपने लिखेगा ना लिखेगा छोड़ दो, अपनी चिंता करना है। ठीक है? हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ क्या? नहीं लिखेगा उसको भी हिसाब कर लेंगे, तो पहले पर होना तो 2 नंबर छूट जाएगा। हमने कहा प्रवास क्या है? तो प्रवास का मतलब होता है कि आप अपने जन्म स्थान को क्या कर दिए? छोड़ दिए, अस्थाई चाहे अस्थाई रूप से, किसी अन्य जगह पर जाकर क्या हो गए? उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? परिभाषा आसान है ना? जन्म दर 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को, मृत्यु दर 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले जन्मदिन के पहले मर जाने वाले बच्चों की कुल संख्या को। प्रवास क्या है? तो जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर बस जाता है, चाहे वह अस्थायी रूप से बसे चाहे, उसे क्या कहोगे? याद रहेगा? तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? क्या नाम है? वस्तुनिष्ठ में कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इनमें कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं है? तो इन तीनों के अलावा जो होगा वही नहीं होगा। क्या कुछ डाल सकता है? प्रवास की जगह आवास डाल देगा। और आप लोग तो हैं होशियार प्राणी, पढ़ा छोड़ दिया, अरे आवास ही ना लिखे हुए होता है, कहीं सब्जी गलती बढ़ा दिले होते। नहीं, ध्यान देना है गौर से, प्रश्न को घुमा के कर देगा। इनमें कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? 3 को गलती देगा, आगे में से एगो कौन डाल देगा? गलती की सही? तो अगर कहे कि 5 नंबर का प्रश्न कि जनसंख्या परिवर्तन के घटकों पर प्रकाश डाले, तो आप लिखोगे जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं और तीनों का नाम, तीनों का परिभाषा लिख दो, 5 नंबर मिल जाएगा। और 2 नंबरी तो हो जाएगा ना, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास क्या है, ये 3 को 2 नंबरी हो गया प्रश्न। अब फिर एक 2 नंबर का अलग प्रश्न होगा, जनसंख्या परिवर्तन के घटकों को लिखें, तो 2 नंबर का है ना, तो लिख देंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक निम्नलिखित हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। कोई दिक्कत? अब अगला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के बारे में कुछ और भी प्रश्न आएगा, आगे देखा जाएगा। हमने यहां पर क्या पढ़ा? प्रवास पढ़ा। एक नया प्रश्न हमने क्या पढ़ा? प्रवास। तो प्रवास का हमने डिफिनीशन क्या दिया? हालांकि प्रवास एक अलग टॉपिक है इसमें, लेकिन यहां जो दिया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रवास क्या होता है? हमने अभी क्या कहा कि जब कोई व्यक्ति
अपने जन्म स्थान को छोड़कर या अपने मूल निवास स्थान को किसी कारण से, किसी कारण में पढ़ाई हो सकता है, रोजगार हो सकता है, बेहतर जीवन हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से छोड़कर शहर में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोचिंग संस्था नहीं है, गांव में भी है, लेकिन शायद आपको लगा कि बेहतर नहीं, शायद ये नहीं कहानी है। तो आप बेहतर शिक्षा के लिए शहर की ओर जाते हो, बेहतर जीवन स्तर के लिए गांव छोड़कर शहर में आते हो, रोजगार के बेहतर तलाश में गांव छोड़कर शहर में आते हैं। जीवन को भौतिकवादी बनाने के लिए भी गांव में तो है ही नहीं कोई सुख सुविधा, शहर में बहुत सारी सुख सुविधा है ना, ऐसा बात। तो प्रवास का मतलब क्या हुआ, हमने अभी कहा ना कि जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर क्या होता है, उसे क्या कहेंगे। अब प्रवास के संदर्भ में कुछ परिभाषा और है, जैसे एक आता है उद्गम स्थान क्या है। प्रवास के बारे में एक प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, उद्गम स्थान। मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये उद्गम स्थान कहते किसे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं से आए हैं, किसी न किसी गांव से आए हैं कि नहीं आए, तो जहां से आप चलकर आए हो वह जगह आपके लिए क्या कहलाएगा, आपके मूल निवास स्थान को, मूल जन्म स्थान को हम क्या कहेंगे, क्योंकि वहीं से आप चलकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए या बेहतर जीवन के तलाश में किसी अन्य जगह पर जाके बसे हो। तो उद्गम स्थान का मतलब क्या होता है, जहां से व्यक्ति चलता है, जहां जन्म लेता है, जन्म स्थान को ही हम उद्गम स्थान कहेंगे। गलत कि सही? उद्गम स्थान मतलब उत्पन्न होने का स्थान, पैदा होने का जगह, मतलब मूल निवास। दूसरा प्रश्न होगा गंतव्य स्थान। क्या होगा, गंतव्य। मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये गंतव्य स्थान क्या है। अंदर बैठ जाइए। गंतव्य स्थान इनको भी जाना है। गंतव्य स्थान का मतलब क्या होता है, तो गंतव्य का मतलब जहां आप जा रहे हो। भूगोल है ना आपका, हाँ तो देख लीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। पढ़ेगा तो 2 नंबरिया से पूछेगा प्रश्न, जो भी प्रश्न करेगा आपसे, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, बैठाओ उसको ना, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल, जो भी आपका विषय रहेगा, केवल और केवल आपसे 2 अंक का ही प्रश्न करता है। हमने कहा प्रवास के बारे में कि जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य जगह पर जाता है तो उसे कहते हैं प्रवास। लेकिन उद्गम स्थान क्या है, तो जहां आप जन्म लिए हो, नहीं वह स्थान आपके लिए क्या कहलाएगा। लेकिन आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाके बस जाते हो, तो जहां पर जाके आप बस जाते हो, रह जाते हो, क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान। व्यक्ति जन्म कहीं और लिया, आप बेहतर जीवन के तलाश में किसी अन्य जगह पर जाके क्या हो गया, रह गया या बस गया, तो वह क्या कहलाएगा, उद्गम स्थान कहलाता है। इसमें एक और बातें हैं, आप्रवास। तीसरा क्या है, आ प्रवास एक अलग प्रश्न है, और चौथा क्या है, उत्प्रवास। प्रश्न है आप्रवास क्या है। या उत्प्रवास क्या है। तो आ का मतलब क्या होता है, कहीं से आके बस जाना। आप्रवास का मतलब होता है आप जन्म कहीं और लिए, कहीं अन्य जगह पर जाकर, मतलब ये आकर क्या हो गया, बस गया। तो जौना स्थान से आप चले हैं वह स्थान आपके लिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। जैसे उदाहरण की बात कराओ, किस गांव में जन्म लिए हैं, अमाना। अमाना से चल के कहां आइए, तो अमाना इसके लिए क्या कहलाएगा, आप्रवास, क्योंकि वहीं से आकर सीतामढ़ी में रह रहा है। और ये क्या, उत्प्रवास। और सीतामढ़ी तो क्या कहलाएगा। क्लियर हुआ कि जिस गांव में आप पैदा हुए हैं
उस गांव से ही चलकर आए होंगे, तो वह गांव आपके लिए क्या कहलाएगा? तो उसी गांव से आकर आप बसे हैं, और जहां पर बस गए वो क्या कहलाएगा? प्रवास के संदर्भ में दो बातें और मैं आपको बताऊंगा। एक होगा अंतर्देशीय प्रवास, अंतर्देशीय प्रवास, और एक होगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्लियर है बात? अंतर्देशीय प्रवास क्या था? देश के अंदर है। अरे बहुत ऐसे लोग होंगे आपके गांव के, आपके नातेदार रिश्तेदार जो जन्म लिया गांव में, दिल्ली मुंबई कलकत्ता में जाके बस गया होगा, अस्थायी रूप से जरूर जमीन खरीद के घर बना के रह गया होगा। गलत है कि सही है? बहुत ऐसे लोग आप जानते होंगे। तो आप जिस देश में जन्म लिए उसी देश में, एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में, एक शहर से देश के अंदर, जहां जन्म लिए उसको छोड़ दिया, अन्य जगह पर बेहतर जीवन की तलाश में जाके क्या हो गए? आप बस गए, रह गए, तो उससे क्या कहोगे? अंतर्देशीय। कई बार होते क्या है कि बहुत ज्यादा बेहतर जीवन की तलाश में, नहीं हम इससे और आगे जाना चाहते हैं। गलत कि सही? या जैसा वो सोच रही थी वैसा माहौल अपने देश में ना मिला, तो और बेहतर की तलाश में देश के अंतरराष्ट्रीय सीमा को लांग गया, और अन्य देश में जाके क्या हो गया? बस गया, रह गया, तो उसे क्या कहोगे? देश के सीमा को पार करके दूसरा देश में जाके बस जाना या रह जाना क्या कहलाता है? हाँ, क्लियर? प्रवास के बारे में पांचवा लाइन हम लोग जानेंगे। एक है प्रतिकर्ष प्रवास, प्रतिकर्ष प्रवास, और एक पढ़ेंगे अपकर्ष प्रवास। क्या पढ़ेंगे? अपकर्ष प्रवास। मन में होगा ये प्रतिकर्ष प्रवास क्या है, अपकर्ष प्रवास क्या है? प्रतिकर्ष, आप जहां पर जन्म लिए हो, किसी न किसी गांव में पैदा हुए हो, गलत सही, लेकिन कुछ ऐसा चीज है वहां पर जिस कारण उस जगह छोड़ने को आप मजबूर हो गए। क्या बोल रहे? उदाहरण तौर पर ले लो, हम लोगों ने पढ़ाई किया शुक्रवार तक, गुरुवार तक, 2 दिन पहले ही छोड़ दिया कोचिंग को, चला गया कहाँ? गांव। मतलब कुछ ऐसा माहौल था जो इसको सीतामढ़ी मन लगने दे नहीं रहा था, कुछ ऐसा गांव में माहौल था जो गांव इसको जाना पड़ा। गलती कर रहा हूं? कुछ तो हो सकता है, क्या था तो यह बताएगा, हम तो नहीं जान रहे भाई। हम परमात्मा थोड़ी ना कि आपकी आत्मा में घुसकर आपकी आत्मा के रहस्य को मैं जान लूं। हमको ध्यान दो ना, गलती करेगा तो तो शब्दों से हम परेशान करबे करेंगे। अभी 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन से लगातार कॉल पर बात हो रही है, घरे बैठल है, माता पिता बाहर रहते कि तो बच्चा है जिसके फादर विदेश में, तो वहां से उनको नहीं जल्दी उठाते हैं। सर ऐसी कहानी है कि आपके यहाँ पढ़ता है, उसको थोड़ा ये कीजिए। मम्मी को उल्टा सीधा पढ़ाते रहता है, यानी यार महापुरुष सब है। हाँ, उलझा देता है बातों के चक्कर में। हमने कहा प्रतिकर्ष प्रवास क्या है? तो जिस जगह पर आपने जन्म लिया है वहां कुछ ऐसा माहौल है जिस कारण आप उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, और उस जगह को छोड़ के किसी अन्य जगह पर जाके क्या हो गए? बस गए। तो कुछ ऐसे कारक है जहां पर जन्म लिया वह जगह आपके लायक नहीं था, उस कारणों से आप जगह को क्या कर दिए? क्या होगा? अब कहेंगे सर ऐसा क्या क्या रीजन हो सकता है? तो बेरोजगारी हो सकता है। जहां आप जन्म लिया रोजगार ना है, कहां से पेट भरेगा? जगह छोड़िएगा ना। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में क्या होगा? बेरोजगारी। क्या होगा? दूसरा क्या हो सकता है? रहन सहन की निम्न दशाएं। आप अच्छे जीवन की तलाश करना चाहते हैं, अच्छे लाइफ की तलाश करना चाहते हैं,
चलिए, तो हमने कहा कि प्रतिकर्ष प्रवास में पहला बेरोजगारी आपका रीजन हो सकता है। दूसरा क्या होगा, रहन सहन की निम्न दशा, जहां गांव में रह रहे हैं वहां लाइफ स्टाइल ठीक ना है ना, वही लगौटा कस के लगा खेतों में काम करने जाना है और आप तो जींस पहनना चाहते हैं। नहीं, मन है चाउमीन खाने का, गाँव में तो लिट्टी चोखा मिलता है वाला, हाँ चप मुड़ी मिलता है, चप मुड़ी मिलता है, और आपको चप मुड़ी पसंद नहीं है। गलत कि सही? उसके बाद और भी कारण हो सकते हैं, राजनीतिक उपद्रव हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहा है, आप शांति जीवन चाहते हैं लेकिन मोहल्ला के लोग एकदम झगड़ाऊ हैं, एहन बात बोलते रहता है जहां आपके कान से बिना कारण से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे बात। तो इन कारणों से आप जगह को छोड़ दी तो प्रतिकर्ष प्रवास का कारण कहलाएगा। अपकर्ष मतलब शहर में कुछ आकर्षण है नहीं, शनिवार आते आते बेचैनी आपकी बढ़ जाती है जो शहर में रहता है, संडे आते आते आपके मन में बेचैनी बढ़ जाती है, मम्मी से बिना मिलने काम चल ना हो। कारण वो नहीं है, जाते तो कुछ 10-20 रुपया ऊपर से मिल ही जाता है। यही लगाव मम्मी से 10 साल के बाद भी रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। गलती कही चीज ना रहेगा तो हंस कह रहा है, सही नहीं बोल रहा हूँ? रहेगा। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो, देख रहे हैं लाठी? हम उसी बच्चा को पढ़ाता हूँ जो मेरे नेटवर्क के अंदर में रहता है। कहो के सुधारा हूँ, पिताजी आके बोले सर ऐसे कहानी है, आप ही ने इसको पढ़ाए हैं। सोचो कितना हमको गलानी होती होगी कि पढ़ाए 10 साल पहले अब आके प्रश्न करते हैं कि देखिए सर केहन बुद्धि विचार इसको अब सिखा दिए कि हमारे बातें क्या भाई, न मम्मी की बात मानता है न मेरा बात मानता है। खराब नहीं लगता होगा हमें क्या? तो आप लोग यहाँ निर्लज है कि 10 साल के बाद ये वगैरह शिकायत सुनना पड़ता है। अपकर्ष प्रवास का मतलब क्या हो गया कि शहरों में कुछ आकर्षण है नहीं, उस आकर्षण के कारण गांव को छोड़ दिया, शहर में आके। शहर में आकर्षण क्या है? देखिए मॉल है, सिनेमा हॉल है, गलत सही? बेहतर जीवन है, रहन सहन की उच्च दशाएं हैं, शिक्षा की अच्छी दशाएं हैं, परिवहन संचार की सुविधा है, सारे बहुत सारे विकल्प है भाई ना जीने के। तो कुछ ऐसे आकर्षण है जिस कारण गांव छोड़ दिए, शहर में आके, उसे क्या कहलाएगा? अपकर्ष प्रवास। और प्रतिकर्ष में क्या कहा कि जहां रहते वहां का माहौल आपके लायक, इस कारण छोड़ दिए और शहर में आके बस गए, तो इसलिए कहेंगे। यहां तक के बात को समझने में किसी को दिक्कत है तो बोल दो, है दिक्कत? ऐसा एक 5 नंबर का प्रश्न करता, मैं इसको ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा आपको। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, मतलब संसार में जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति कैसी रही है, दर क्या रहा है, किस गति से संसार की जनसंख्या बढ़ी है। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रवृत्ति को एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग, रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जैसे यहां लिखाएंगे वृद्धि को दर्शाएंगे, यहां पर क्या दर्शा देंगे? वृद्धि को। यहां पर क्या लिख देते हैं? वर्ष, माने कोना साल में कितना बढ़ा मान लेते हैं। क्या मतलब ओ एक्स अक्ष पर वर्ष को दर्शा दिए और ओ वाई अक्ष पर वृद्धि, कथी की वृद्धि? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि को हमने दिखाना शुरू कर दिया। गलत कि सही? अगर बात करते हैं तो यहां पहली बार लेता है 12,000 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म के, इधर से नहीं चले, इधर से लेके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी लंबा चाहिए। ईसा मसीह के जन्म के 12,000 साल पहले, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट,
ईसा मसीह के जन्म के 12,000 साल पहले विश्व की आबादी कितनी थी? जो कि विश्व पढ़ रहा हूं, तो विश्व की आबादी थी 50 लाख। कितना थी? मतलब ईसा मसीह के जन्म के 12,000 साल पहले, तो 12,000 में 2024 हो जोड़ दो, मैंने 14,000 साल पहले की कहानी है। मतलब 14,000 साल पहले विश्व की आबादी कितनी थी? बढ़ने का परिवर्तन आप देख लो भाई। फिर ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले की बात करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले, मतलब आज से लगभग 4,000 या 4,500 साल पहले की कहानी है। पहले हमने कहा 24,000 की बात किया, गलती की सही, सॉरी 14,000 की बात किया। अब कितना है? 2000 ही, अभी 2025 चल रहा है, तो 4,025 साल पहले, मोटा मोटी 4,000 मान लेते हैं। तो 4,000 साल पहले जनसंख्या कितना था? तो 25 करोड़। देख लो, माने 10,000 साल में जनसंख्या कितना बढ़ गया? तो 25 करोड़ में से घटा दो 50 लाख, माने 24 करोड़ 50 लाख बढ़ा। क्या माने कितना हजार? 10,000 साल में। गलत कि सही? अगर बात आगे थोड़ा बढ़ लिया जाए, 1850 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1850 एडी की बात करते हैं। 1850 ईस्वी की बात करते हैं, मतलब आज से मोटा मोटी 250 ही, 450, 2025 है ना, तो ये 25 साल ही, मतलब मोटा मोटी 300 साल पहले की बात बोल रहा हूं। तो 300 साल पहले विश्व की आबादी कितनी थी? 50 करोड़। देख लो यहां पर मात्र कई साल बढ़ा? 2000 साल, ये 1850, मतलब ये कितना साल हो गया? लगभग मोटा मोटी 4,000 वर्ष मान ली हो। क्या 10,000 साल में घटा है, बढ़ा है 24.5 करोड़। आई मात्र 4,000 समय ये हुआ तो हो गया कितना? 50 करोड़, सीधे दुगुना हो गया ना, हो गया। यहाँ 10,000 साल में बढ़ा है 24.5 करोड़, यहाँ 4,000 साल में कितना बढ़ गया? देख रहे, पहले मेडिकल फैसिलिटी कम थी, जनसंख्या बढ़ने का दर बहुत कम था। क्यों? क्योंकि जन्म दर भी ज्यादा था और मृत्यु दर भी ज्यादा था। आज धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी का विस्तार हो रहा है ना। पहले खुरपी से लेकर काट दिया करता था, हंसुए से रगड़ के काट दिया, अब तो नया नया ब्लेड से आता है। नहीं, अब दाढ़ी भी बनवाने जाते हैं तो सैलून में तो अलग अलग ब्लेड से निकालता। पहले हम लोग याद है बचपन में, लोहार आया, हाँ सॉरी, हजाम जब वही रगड़ दिया, वही से हथौड़ी से उसको कूटा जाता था। हाँ सही नहीं बोल रहा हूँ? हाँ देना, खुरपी कूटाइए, वही सन वाला था। एक पत्थर रखा तो उसमें ऐसे ऐसे घासा, एक चमोटी पर ऐसे ऐसे घासा जरा, हम भी एक आदमी छिलवाए हैं। ठीक है, ये बैच के लड़का लिखा है, लेकिन ऊपर कोई हेडिंग है 5 से 6। अगर अगला बात कर लेते हैं, एक गलती 1650 यहाँ को न चाहिए था। अब है 1850 एडी की बात कर, 1600 है, उल्टा लिख दिए थे। तो यहाँ पर हो गया था 200 करोड़। कितना हो गया? 200 करोड़। कितना हो गया? 1930 की अगर बात कर ले, 1930 एडी की बात कर ले, तो 200 करोड़ से सीधे बढ़ के कितना हो गया? 400 करोड़। कितना हो जा रहा है? 400 करोड़ हो रहा है। फिर 1975 में फिर 2011 में आ जाते हैं, जगह कम मिलेगा। 2011 की बात करते हैं, 2000 है 700 करोड़। देख लीजिए,
विश्व में जनसंख्या बढ़ने का दर ही है, प्रतिशत ही है। पहले बड़ी धीमी गति से बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है? बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? मेडिकल फैसिलिटी का विस्तार और बेहतर जीवन। गलती की सही? अब महादेश की बात कर ले। किसकी बात कर ले? महादेश की जनसंख्या वृद्धि की बात कर ले कि किस महादेश में जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है। तो आपको पढ़ाया हूं कि महादेश कई गो। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया महादेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उसके बाद हमने कहा अफ्रीका की बात किया, फिर हमने किया यूरोप की बात किया। गलत सही? 4 में क्या किया? दक्षिणी अमेरिका, 5 में उत्तरी अमेरिका और 6 में ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका ना लिखेंगे, वहां तो लोग है ये नहीं। तो किस महादेश में जनसंख्या के बढ़ने का दर क्या है? ओशिनिया को ही ऑस्ट्रेलिया कल बताए थे, और दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं, कल हमने चर्चा किया। तो एशिया महादेश में जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.05%। एशिया महादेश में जनसंख्या हर साल कितना बढ़ जाता है? 1.05%। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका महादेश में हर साल जनसंख्या 3.18 सवा 3% बढ़ जाता है। यूरोप की बात करते हैं तो बढ़ने माइनस में है, यहां पर अभी 0 बढ़ता है, लेकिन एको से बहुत कम है। पढ़ा लिखा सब है, पहला बच्चा भी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं। और हम अफ्रीका और एशिया वाले का तो हम दो हमारे गिन लो। गलत की सही? सब ना प्रतिशत ये देख रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिका की अगर बात कर लेते हैं तो इसका 1.12% है वार्षिक। उत्तरी अमेरिका की अगर बात कर लेते हैं 0. क्या? ये तो माइनस में है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर लेते हैं तो 1.35% वार्षिक हम रिपोर्ट दिया हूं। तो यहाँ के 2 वस्तुनिष्ठ बनेगा प्रश्न। किस महादेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? तो मैं देख रहा हूं अफ्रीका। अफ्रीका महादेश का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे, और किस महादेश का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? बस यह 2 ही प्रश्न याद रखना है। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न याद रखना है, किसका ज्यादा है किसका कम है। अब एक और आता है कि जनसंख्या 2 गुना होने में, क्या होने में? जनसंख्या 2 गुना होने में लगा समय। मतलब किस देश में जनसंख्या 2 गुना होने में कितना समय लगता है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो अब तो हम बात करते हैं तो फ्रांस की बात किया जाए। किसका? सब देश की चर्चा नहीं करूंगा, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जनसंख्या 2 गुना होने में 156 साल लगता है। कितना साल? अगर बात करते हैं यूएसए की, मतलब अमेरिका की, तो अमेरिका में जनसंख्या 2 गुना होने में 93 साल का समय लगता है। हम सब पर नहीं चलेंगे, हम भारत की बात करता हूं तो भारत में जनसंख्या के 2 गुना होने में मात्र 56 वर्ष का समय लगता है। और सबसे तेज की अगर बात करते हैं दक्षिणी सूडान है। यूरोप अफ्रीका महादेश में है दक्षिणी सूडान, यहाँ जनसंख्या 2 गुना है मात्र 17 साल में। वही फॉर्मूला होगा, हम 2 हमारे गिन लो वाली। मतलब वहां प्रजनन दर इतना ज्यादा है कि जनसंख्या 2 गुना 17 साल में हो जाता है। गर्म कंट्री भी गर्म है क्यों? जनसंख्या याद रखो। एक प्रश्न पुनः देगा, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? जनसंख्या
वृद्धि का प्रभाव क्या होगा आपके लाइफ पर। पहला बात, जनसंख्या ज्यादा होगा तो क्या क्या होगा, तुम अपने से मिलाना लो। जीवन स्तर आपका लो होगा। कमाने वाले एक आदमी है, खाने वाले 10 आदमी है, गारंटी है क्या हो तुम बचत होगा, गरीब के गरीबे रह जाओगे। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधन पर बोझ ज्यादा पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन पर बोझ ज्यादा पड़ेगा तो संसाधन तुरंत घट जाएगा। तीसरी, महंगाई बढ़ेगी। चौथा, समाज में करप्शन, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटना घटेगी। जनसंख्या ज्यादा होगा, करप्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि लोग पेट की तलाश में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्यों नहीं अपने संसाधन के हिसाब से ही बच्चा रखो। इंसान ये भूल जाता है शिक्षा के अभाव में कि वह केवल 2 हाथ पैर लेकर बच्चा पैदा हुआ है। गलत, बच्चा पेटो लेके पैदा होता है। पहले 18 साल को खिलाना पड़ेगा आपको। अधिक बच्चा हो गया तो उसको खिलाते खिलाते कर्जा में डूब जाइएगा। गरीब आदमी ये सोचता है कि 4 को बेटा होता ही ना, और 4 कमाता ही तो 25-25 तो 1 लाख की महीना आता है। देख कमाएगा 18 साल बाद 20 साल बाद परवरिश करने में तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ये सोचा ना, घरों बनाना होगा 4 गो, कपड़ों खरीदना होगा तो, और रोटियों खाएगा 4 से 16 गो। ये रहेगा तो बेहतर शिक्षा मिलेगा। संसाधन में बंटवारा क्या होगा, कम होगा, और बेहतर शिक्षा मिलेगा तो बेहतर मानवीय गुणों का उसमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। अब देखिए जो भी बड़े बड़े लोग हैं, हम पढ़े लिखे की बात करता हूँ, शिक्षित की बात करता हूँ, उसका 10 गो बाल बच्चा है, गिना दो, बताओ 1 2 क्या बोले हैं, 5 मिनट वही करना है, 1 या 2। इलन मस्क कितने हैं बच्चे? अच्छा, एक आध को अपवाद हो सकता है, एक आध को अपवाद को उधार नहीं लिया जाएगा। लेकिन एलन मस्क जितना मेहनत करते हैं, क्या हम और आप उतना मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं। एलन मस्क है। अब हमारे भारत के साइंटिस्ट राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कुछ ने कहा, विश्व के बहुत बड़े नेता ने कि जब उनका बाल हिलता है ना तो पूरा विश्व हिलता है। अब उनके जैसा देखा देखी नौजवान ने बाल बनवाना शुरू कर दिया। क्या बाल बना तो APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा? उनके जीवन के आदर्श को पढ़ो ना। आपको मौका मिलता है मोबाइल चलाने लगते, वो मौका मिलता तो साहित्य को पढ़ते थे। इस्लाम धर्म में मूर्ति बनाना गैर जुर्म है, लेकिन वह पहला इंसान है जिनके छात्रों ने कहा कि नहीं हम बनाएंगे, तुम्हारा धर्म पूछो क्या, लेकिन बनाया है मूर्ति यूनिवर्सिटी में। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पास नॉलेज था, जाके पढ़ाया करते थे, क्योंकि हम मान लिया नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर जो नॉलेज है बचपन में ट्रांसफर करेंगे तब ना देश के लिए काम करेगा वो। आतु लोग है, अरे अंदर के बात न बताए, कहीं दूसरी बात सीख ली तो हमारा लेकिन होशियार हो जाएगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपके दिमाग में ना घटता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत है। और एक है जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत। एक अगला प्रश्न है, जनांकीकी संक्रमण का, और आपको बता दें जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत 1925 में, सॉरी 1929 ना होगा, 1929 में W.S. थॉम्सन ने दिया था। W.S. थॉम्सन ने दिया था और इसमें संशोधन 1945 में नोटेस्टीन ने किया था। कौन किया था? W.S. नोटेस्टीन। चलिए रणवीर जी, तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है? तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे हमारे समाज में टेक्नोलॉजी का विकास होते जाता, मतलब खेती बाड़ी हल बैल के जगह पर आप मशीन की सहायता से करने लगते हो, हाथ के जगह पर मशीन से काम करना शुरू कर देते हो, तो जनसंख्या में अनेक सारे बदलाव देखने को मिलता है। जब समाज खेतीहर था, देखिएगा जनसंख्या बढ़ने का दर ज्यादा था। मेरे पिताजी 6 भाई, सही बोल रहा हूं? मेरे पिताजी कितने भाई? 6 भाई। हम हुए 2 भाई, हमरा एगो बेटा।
वहां कृषि प्रधान समाज था। देखा कि इतने खेत ये रहेगा तो चलो खेती बाड़ी में भी काम करेगा, अपना परवरिश कर सकता है। उसके बाद नहीं, खेतों का बंटवारा हो गया, खेतों का क्या हुआ, हिस्सा हमें क्या मिला, कम मिला। उन्होंने सोचा कि नहीं, 2 रहेगा तो अपना जीवन यापन कर सकता है। हमने देखा कि नहीं, 2 में तो जो पिताजी के लोग आधा हमारा मिलेगा। उदाहरण बता रहा हूं। तो जब समाज हमारा खेतीहर होता है तो जनसंख्या बढ़ने का दर क्या होता है, और जैसे जैसे समाज में शिक्षा का विकास होते जाता है जनसंख्या के बढ़ने का दर क्या होते जाता है, घट जाता है। गलत कि सही? यही जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत बताता है। और आपको बता दें, जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है ना, यह जनसंख्या वृद्धि के 3 अवस्था का चर्चा किया है। वृद्धि की कितनी अवस्था? 3 अवस्था की चर्चा किया है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। अरे भाई, किसी ने 4 कहा है, किसी ने 5 कहा है, लेकिन पढ़ना कै गो है? 3 गो। अब है पहली अवस्था, नाम कुछ नहीं, दूसरी अवस्था और हाँ तीसरी अवस्था या तृतीय अवस्था। पहली अवस्था में क्या होता है? तो जन्म दर भी ज्यादा होता है, मृत्यु दर भी ज्यादा होता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं होता है। अधिकांश बच्चा जन्म लिया है, साल भर के अंदर क्या होता है, परिणाम क्या होगा? जनसंख्या बढ़ने का दर बहुत कम होगा। देख लीजिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की जो पहली अवस्था है उसमें जन्म दर भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी। जन्म ज्यादा लिया लेकिन मरिएगा अधिकांश, तो जनसंख्या बढ़ेगा लेकिन धीमी गति से बढ़ेगा। दूसरी अवस्था में जन्म दर तो ज्यादा होता है लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी सी क्या आती है, तो जनसंख्या बढ़ता है लेकिन थोड़ा गति तेज आती है। और तीसरी अवस्था में जन्म दर में गिरावट आती है और मृत्यु दर में भी क्या होती है, ज्यादा गिरावट आती है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी का विकास, तो अपना जनसंख्या देखिए कितना तेजी से बढ़ने लगा। जन्म दर कम हुआ है। मैंने कहा ना, मेरे पिताजी 6 भाई, हम 2 भाई और हमको 1 बेटा। जन्म दर में क्या आया, कमी आई, लेकिन मृत्यु दर थमसा गया है। एक समय था कि भारत में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 42 को बच्चा मरिए जाता था, मृत्यु दर ज्यादा था। आज 8-9 पर सरकार का, लेकिन हम 3 पर लाएंगे इसको। 1000 में 3 को बच्चा मरे, सब लोगों को विश्वास होगा कि नहीं तो पहले तक कि जन्म ले रहा है, गारंटी नहीं कि सब जिंदे सब रहेगा। तो 5, 6, 7, 8 बच्चे लोग कर लिया करते थे, क्योंकि मृत्यु दर क्या थी, मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण। और जनसंख्या के बारे में एक विद्वान ने विचार दिया है, जनसंख्या के बारे में विचार दिया है, उसके नाम है माल्थस। क्या नाम है? माल्थस नामक एक विद्वान है जिन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। जनसंख्या सिद्धांत, तो जनसंख्या का सिद्धांत कौन दिया? माल्थस ने दिया। इन्होंने कहा कि जिस दर से तुम जनसंख्या को बढ़ा रहे हो, अगर इसी दर से जनसंख्या क्या होती रही, बढ़ती रही, तो वह समय दूर नहीं है इंसान को खाना शुरू कर देगा। सही बात इन्होंने कहा। और इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत कब दिया? तो 1798 में दिया था। कब दिया था? हाँ, 1798 में दिया। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से क्या हो रही है, अगर नहीं रोका गया तो काफी परेशानी होगी। और इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के बारे में कहा, ये जो खाद्यान्न है ना, ये अंक गणितीय दर से बढ़ रही है। कौन गति से? अंक गणितीय दर से बढ़ती है। आज जनसंख्या कौन दर से बढ़ता है? ज्यामितीय। माल्थस ने कहा खाद्यान्न का उत्पादन कितना बढ़ता है? अंकगणितीय, माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना बढ़ता है। और जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 का सीधे आ जाएगा 128। ये ना बढ़ रहा है, माने जनसंख्या तेज गति से बढ़ रहा है, खाद्यान्न कम से। तो मन में लास्ट प्रश्न होगा कि सर जनसंख्या पर रोक कैसे लगाए? इन्होंने कहा रोक लगाओ, नहीं तो परेशानी होगी। तो जनसंख्या पर रोक लगाने के तरीके क्या हैं?
किन किन तरीकों से रोक लगाए। तो पहला बात, तो जनसंख्या कम करना है तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना होगा। सरकार फ्री में कर रही है, कैंप लगा के उल्टे आपसे पैसों देती है। दूसरा, करना क्या होगा, देर से विवाह करना होगा। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। चौथा, मार्केट में बहुत ऐसी दवाएं मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है जिससे आप जनसंख्या को कम कर सकते हो। नहीं करोगे तो भुगतने के लिए तैयार हो। तुम गरीबी में पैदा लिए हो, तुम्हारा पूरा पीढ़ी गरीबी में मर जाएगा, लेकिन तुम कभी अमीर नहीं हो पाओगे। क्यों? अमीरी होने का एक तर्क है कि तो जो कमाते हो ना उसमें से कुछ इन्वेस्ट करो। गलत कि सही? इन्वेस्ट कब करोगे? जब सेविंग होगा। सेविंग मतलब बचत। यहाँ तो 60 कमाते हैं, 62 को खर्चा हो जाता है, तो 2 रुपया हमेशा कर्जे में रहता है। तो इन्वेस्ट क्या करोगे? इन्वेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारी इनकम बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। गरीब के इसलिए तो किसने कहा गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इकोनॉमिक्स का ये है ना लाइन। और गरीब के गरीबी का मूल वजह गरीब खुद है। बहुत सारे बच्चों को मिलेगा रुपया, कुछ को 25,000 मिलेगा। लड़कियों को तो इंटर पर 25,000 मिलता है, सेकेंड वाला को 15,000। हाँ, लड़का को नहीं मिलता है। 18 करेगा तो 10,000 या 8,000 मिलता है। अगर आप अनुसूचित प्रजाति में जन्म लिए हैं तो आपको कितना मिलता है? फर्स्ट होने पर 10,000। पिता की गरीबी है, नहीं छीनते हैं, भ्रम में ना जी भरे। वो बच्चा अपने पिता को पैसा जैसे आता है तो पिता के मजबूरी को नहीं समझता है, अज्ञानतावश उस पैसा की तरफ जाके मोबाइल खरीद लेता है। वो पैसा से तो मोबाइल खरीद लिया और हर 3 महीना पर पिताजी पर टॉर्चर करेगा। जी खत्म हो गए। बुरा नहीं मानना, सही बोल रहा हूँ। पढ़ते लिख लिया ज्ञान उद्योग का 10 बिना मोबाइल के जी सकते हो, लेकिन पिता की स्थिति बहुत खराब है, वो 10,000 दोगे तो अपन काम मैनेज कर सकते हैं। वो अगर उसकी सोच अच्छी होगी बच्चा का तो क्या करेगा? पिताजी 10,000 हम मेहनत की, आप तो हम पर इन्वेस्ट किए हैं, आप पढ़ाने लिखाने में खर्चा किए हैं, तब ना 10,000 हमको मिला है। दी पैसा को आप रख लीजिए। कितना उनको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, बेटवा तो होशियार हो गए। जीवन में सफल हो या नहीं हो, लेकिन ये तो संस्कार तुम्हारे अंदर आ गया ना। बाकी तुम्हारी हर जरूरत को तुम पूरा करिए रहे। अपने फाटल पहनते हैं, तुमको नया नया खरीद के देते हैं। गलत कि सही? तो ये तरीका है कि आप उसको ठीक करने आपको नहीं आता है। जैसे संसाधन उसका सदुपयोग करो। गलत कि सही? तो ये रहा चैप्टर नंबर 2।